नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म मेरा खास प्रोग्राम। में हूं आपके साथ रोहित भामला। आज खास प्रोग्राम से आपको अवगत करा दे, उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बिना पंजीकरण कराए उधम सिंह नगर जिले में संचालित किए जा रहे अवैध मदरसों के खिलाफ काशीपुर व सितारगंज में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से खुल रहे मदरसों के पीछे फंडिंग को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। वही मामले में फंडिंग किए जाने की संभावनाओं को लेकर भी जांच हो रही है। इन मदरसों को चलाने के लिए उपलब्ध कराए गए शिक्षकों का ब्यौरा और उनकी कुंडली भी खंगालने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरकत में आए प्रशासनिक अमले ने प्रदेश भर में पिछले कुछ दिनों में बिना पंजीकरण के चल रहे कुल 60 अवैध मदरसे सील किए हैं। इनमें से 18 मदरसे काशीपुर में सील किए गए हैं। तो वहीं काशीपुर में अभी तक तकरीबन 13 अन्य मदरसे जांच के घेरे में हैं, जहां जांच के दौरान ताले लटके मिले हैं। काशीपुर में प्रशासन की टीम की जांच में मदरसा अरबिया फैजान मुस्तफा, शिवलालपुर, अमर झंडा में यहां पर मौके पर खंडहर टीन शेड अवस्थित, तो वहीं जिसमें मदरसा संचालित यहां पर किया जा रहा है। तो वहीं इस्लामिया जरबिया जाबार उल उलूम बाबरखेड़ा में मदरसा का संचालन बंद मिला। इसी प्रकार मदरसा खानकाहे नूरिया जामिया बनाते रजबिया विजयनगर नई बस्ती मौके पर जो है मदरसा संचालित करते नहीं मिले, और इन सभी मदरसों के पूर्व के स्टेटस की जांच इस बीच की जा रही है। वहीं ज्यादातर जो मदरसे हैं उनके संचालन की बात सामने आ रही है। इसमें से अधिकांश मदरसों के बिना पंजीकरण के संचालन की बात कही जा रही है। मामले में प्रशासन की टीम एक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इन अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के यूपी व पश्चिम बंगाल के आने की बात सामने आ रही है। मामले में प्रशासन की टीम इनके वेरिफिकेशन नहीं कराए जाने को लेकर अलग से कार्रवाई करने जा रही। मामले में बिना सत्यापन के बाहरी शिक्षकों के शहर में रहने को लेकर भी LIU जांच इस बीच कर रही है। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने इस कार्रवाई पर कड़ी जो है नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से समाज में वैमनस्यता फैल सकती है और ये गरीब और मेहनतकश जो है मुसलमानों को परेशान करने की साजिश भी हो सकती है। तो वही मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि अवैध रूप से संचालित मदरसों को नियमित करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए की जा रही है। सुनवाते आपको इस पर क्या कुछ कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का और मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का। यहाँ पे नोटिस तो देना चाहिए। देखिए, जब आप किसी चीज को कानून सम्मत नहीं मान रहे हैं तो उसके खिलाफ भी हमारा संविधान, हमारे देश का कानून ये कहता है कि आपको कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, वो राज्य सरकार को करना चाहिए। यदि केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है और इस तरीके की कार्रवाई किसी एक वर्ग के खिलाफ करके आप कुछ राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे, तो मैं समझता हूँ ये किसी भी तरीके से सामाजिक सौहार्द के हित में नहीं। अब वैध कोई चीज हो जो कानून सम्मत नहीं है, ये सरकार का काम है इस बात को देखना, और जो मान्यता मांग रहे हैं उनको मान्यता देनी चाहिए, इसमें उदारता बरतनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक सिस्टम है, शिक्षा में हमारी सहायता कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक सिस्टम नहीं है, हाँ, उन सिस्टम को शिक्षा के मेन सिस्टम के साथ जोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहने चाहिए ताकि वो मुख्य धारा की शिक्षा से प्रभावित हों। उत्तराखंड राज्य के अंदर संचालित मदरसों की जांच और उन पर कार्रवाई, मैं समझता हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये वो कदम है कि उत्तराखंड देवभूमि एक आदर्श राज्य है और उसे आदर्श राज्य के जो मर्यादाएं हैं उनकी तरफ हमारा एक ये अहम कदम है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई है ये नियमित तौर से उन मदरसों को जो गैर मंजूर शुदा हैं या कहीं से एफिलेटेड नहीं हैं, ये उन्हें नियमित तौर से लाने के लिए और डिसिप्लिन में लाने के लिए है। कोई भी कार्रवाई सरकार की किसी
वर्ग विशेष के या किसी अन्य कारणों के तहत नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कई बार ये बात कही गई है कि आप अपनी आय का भी स्रोत बताएं, अपने आप को आप नियमित भी करें। प्रतिक्रिया आपने सुनी, क्या कुछ कहना था हरीश रावत का और क्या कुछ कहना था मुफ्ती शमून कासमी का। और ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि लगातार देवभूमि में मदरसों का जो स्टेटस है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मदरसे लीगली बढ़े हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अवैध मदरसे जिनका पंजीकरण नहीं है, बिना पंजीकृत मदरसे बढ़ते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सवाल उठने लाजमी है कि आखिर इतने ज्यादा मदरसे की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि अवैध है, और जब वेरिफिकेशन के लिए कहा जाता है तो यहां कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आगे नहीं आता है। जब मौलाना साहब को कहा जाता है तो वो भी मदरसे छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन को नहीं जाते। वजह क्या है? और कुछ सवाल ऐसे भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड के मदरसों में उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों से बच्चे कैसे पहुंच रहे हैं, और कुछ मदरसों में जो शिक्षक है उनकी शिक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनकी जो शिक्षा की प्रणाली है वो कैसी है, कितने वो शिक्षित है। क्योंकि जब तक पंजीकृत नहीं होंगे तब तक डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, अधिकारियों के पास नहीं होगा, और इसको लेकर जाहिर सी बात है सवाल उठने लाजमी है। क्योंकि डेटा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि क्या हो रहा है इसको जानना ना यहां पर जो है मुश्किल हो जाता है। कुछ इन्हीं सवालों के बीच आज की खास डिबेट रहने वाली है, जहां पर उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन शुरू हो गया है। मदरसों को सील करने का काम शुरू कर दिया गया है, जहां बिना पंजीकरण वाले मदरसों पर कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। मदरसा संचालकों के मान्यता लेने से उनको कहा गया था, लेकिन मान्यता नहीं ले गए। मदरसों की ओर से संतोषजनक कार्रवाई जब नहीं हुई, जवाब जब नहीं दिया गया, और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला, संचालन नियमों की जब अवहेलना की गई, तो इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है, जब तमाम मदरसों को ऐसे को सील किया गया है और कुछ मदरसों पर फंडी के भी आरोप लगे हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे आरोप है जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। डिबेट की शुरुआत करेंगे। डिबेट करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस बीच हाफिज अली अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं, नील दुबे साहब हिंदू नेता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रीनू केर हमारे साथ जुड़ चुकी है, रेनू केर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुकी है, विश्व हिंदू परिषद नेता है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी 100 पर। पहला सवाल मैं करना चाहूंगा हाफिज अली अहमद साहब से। हाफिज अली अहमद साहब, उत्तराखंड में लगातार मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है, और मदरसों की संख्या बढ़े तो परेशानी कोई नहीं है, लेकिन परेशानी ये हो रही है कि मदरसे अवैध बढ़ रहे हैं, ना इनका पंजीकरण हो रहा है, और जब पंजीकरण के लिए कहा जाता है तो मौके से तमाम जो मौलाना है वो फरार हो जाते हैं शिक्षा के नाम पर। अब मदरसों के अंदर क्या चल रहा है जब तक वेरीफाई नहीं होगा पता नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूं किस हद तक आप इसको लाजमी मानते हैं कि मदरसा संचालन ठीक है, लेकिन अवैध मदरसा संचालन हो और उसको लेकर जब एक्शन हो तो विरोध किस चीज का? हाफिज अली अहमद साहब। जी रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना आपके चैनल के। ये रमजान के पाक महीने चल रहा है। पाक महीने में बस यही है कि बहुत ज्यादा दुआ होती है कि अल्लाह कबूल करते हैं। मैं तो यही दुआ करता हूँ जब से रमजान शुरू हुआ है कि हमारे देश में भाईचारा कायम रहे, आपस में मोहब्बत कायम रहे, नफरत वाला बातें ना हुआ करे। मदरसे आज से नहीं चल रहा है, मदरसे तकरीबन अंग्रेजों से जमाने से पहले चल रहा है। तो उस दौर में भी आज तक मदरसे के बारे में कोई गलत शब्द नहीं आया, ना कोई करप्शन के बारे में। अभी क्या जरूरत पड़ी है सरकारों की कि मदरसे को टारगेट बना रहे? मकसद क्या है? मकसद यही है कि बस हिंदू मुस्लिम करना। इनके पास तो कोई चारा ही नहीं है हिंदू मुस्लिम के सिवा, कि कभी मदरसा लेंगे तो कभी मस्जिद लेंगे, कभी मुस्लिम, बस यही। अगर इनके जितने भी स्टेट है या मणिपुर हो, महाराष्ट्र हो, इनको तो कोई ना देश संभाला जा रहा है इनसे, ना स्टेट संभाला जा रहा है, हर जगह दंगा फसाद कर रहे हैं। ये देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अब बस मुद्दों को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, कभी मदरसे के पास चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे। आप बताइए, इतिहास गवाह है, आज तक मदरसे के खिलाफ, मदरसे से कोई एक बंदा निकला है कि मदरसे देश को उससे देश को जो कुछ
नुकसान हुआ है, खतरा हुआ है, ऐसा एक रिपोर्ट बता दीजिए। मगर बस मदरसे के बस बदनाम करने के पीछे लगे हुए हैं। हम जहाँ दिल्ली में रहते हैं, आप आ जाइए, मैं आपको ले जाकर सर्वे कराऊंगा सारे मदरसे को। अगर एक डंडा भी दिखा देंगे तो मैं आपके साथ जो चाहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। वहां तो इस्लाम के बारे में ये सिखाया जाता है कि बस इंसानियत के नाते सिखाया जाता है कि बड़े का कैसे एहतराम करना चाहिए, लोगों का कैसे एहतराम, जीने का तरीका सिखाया जाता है। हत्ता के जीना के तरीके भी सिखाया जाता है, अब मरने का भी तरीका सिखाया जाता है, एक इंसान बनने का तरीका सिखाया जाता है। ठीक है, फिर मदरसे के पीछे क्यों लगे है सरकार? अच्छा, ये क्योंकि जी हाफिज अली अहमद साहब, एक हल्की सी आपने मिस्टेक यहाँ पर ये की है कि आप इसको मदरसों पर पर्सनल ले गए। ये मदरसों की बात नहीं हो रही, अवैध मदरसों की बात हो रही है। अवैध मदरसे जो पंजीकृत नहीं है, जिनका डेटा गवर्नमेंट और अधिकारियों के पास नहीं है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद मुफ्ती समून कासमी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अध्यक्ष भी है मदरसा बोर्ड के, उत्तराखंड से ही वो डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मुफ्ती साहब, मैं सवाल आप ही से कर लेता हूं। हमारे भाई अभी हाफिज अली अहमद साहब कह रहे थे कि ये टारगेट कर रहे हैं और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मेरा सवाल, और मैंने करेक्ट भी किया, कि मदरसे नहीं अवैध मदरसों को टारगेट करना इस वक्त पड़ रहा है, क्योंकि ना वो डेटा दे रहे हैं, ना सामने वेरिफिकेशन दे रहे हैं। मुफ्ती साहब, आप इस पर बेहतर, आपकी मैंने प्रतिक्रिया भी सुनी, मैं चाहता हूं आप इस पर बेहतर जो है जानकारी दे पाएंगे। हाँ, देखिए, असल में कंफ्यूजन यही है कि ये हजरात ये नहीं समझ रहे हैं कि ये इनके दिमागों में सिर्फ ये बात आ गई है कि कहीं बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। ऐसा बिल्कुल सोचना भी गलत है। और ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर। और मैं ये एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नियमित रहना, डिसिप्लिन में रहना, सारे कागजात का दुरुस्त रहना, अपने तमाम स्रोतों का बताना कि आपकी आमदनी क्या, आपका खर्च क्या है, ये तो आपका फर्ज है। और किसी भी वैध मदरसे के ऊपर पूरे स्टेट के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई उन पे है जो डिसिप्लिन में नहीं है, उनके कागजात पूरे नहीं है, कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है, और वो अपनी मनमर्जी से एक बोर्ड लगाया और मदरसा शुरू कर दिया जी। ऐसे मदरसों पर कार्रवाई है। और मैं समझता हूं कि जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, वो इस्लाम तो हमें बड़ी शफाफियत की जिंदगी की बात करता है। दरअसल 60 साल के अंदर जो हमें पिछली सरकार ने, जो कांग्रेस के जमाने के अंदर हमें अनियमितताओं की आदत डाल दी, और जैसे हम चाहे करें, मनमर्जी के साथ हम मदरसे चलाएं, मनमर्जी के साथ अपनी व्याख्या करें, ये उसका नतीजा है। अगर इस्लाम को और अपने नबी को फॉलो करते तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि ये समझ लेते। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि 467 मदरसे हमारे जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, दीनी तालीम भी दी जा रही है, और दीनी तालीम के साथ वहां एनसीईआरटी भी पढ़ाई जा रही है। अगर वो बच्चे कल निकलने के बाद जब वो मस्जिद और मदरसों में जाएंगे तो वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, उन्हें दुनियावी मालूमात भी होगी और दीनी मालूमात भी होगी। और अगर कोई सरकार ऐसा कर रही है तो आप समझ रहे हैं कि साहब ये बदले की भावना है। और अंग्रेजों के जमाने की बात, अरे भाई, मैं ये तो कहना चाहता हूं कि आज हमारे मदरसों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे निकले, राजेंद्र प्रसाद जैसे हमारे प्रेसिडेंट बने। आज वो मदरसों का जो स्वरूप है वो कहाँ गया? वो यही गया कि हमने जो है, अभी मैं एसडीएम की बात सुन रहा था अपने रुद्रपुर में, जो उन्होंने कार्रवाई की है। तो मैं आपको ये बता दूं कि दो मदरसों में, दो कमरों में मदरसे चल रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। उसमें ना वहां कोई बच्चों के लिए सुविधा है, ना उनके लिए कोई चेयर है, ना बेंचे हैं। तो आखिर ये बच्चे इस प्रदेश के और देश के बच्चे हैं, उनके ऊपर कौन संज्ञान लेगा? बिल्कुल, ये मुफ्ती साहब, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और यही जो आपने कहा, यही सवाल मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, मैं इसी को आगे रखता हूं। डॉक्टर रेणुकीर जी से मैं सवाल कर लेता हूं इसी मुद्दे पर। डॉक्टर रेणुकीर जी, जो अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि मुद्दा यह नहीं है कि मदरसा संचालन हो रहा है, ये दिक्कत यह है कि अवैध और जो पंजीकृत नहीं है वो मदरसे दिक्कत है। कितना बड़ा थ्रेट आगे चलकर हो सकते हैं, क्योंकि डेटा ना होना और किसी को पता नहीं उसके अंदर क्या हो रहा है। 2 कमरों के बाहर बोर्ड लगा दिया, मदरसा है। अब जाहिर सी बात है कि मदरसा बोर्ड जब तक उसको वेरीफाई नहीं करेगा, अधिकारी और गवर्नमेंट से जब तक उसको वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो परेशानी हो सकती है। कितना बड़ा थ्रेट अगर किसी भी चीज का वो डेटा नहीं रखते हैं तो?
बिल्कुल, देखिए इस प्रश्न को मैं समझती हूँ हम दो भागों में देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले जो अपंजीकृत मदरसे हैं, उनका होना ही अपने आप में मुझे लगता है ये भारत की सेफ्टी सिक्योरिटी, यहाँ पे मैं इसको एक धार्मिक विषय से ज्यादा भारत की सेफ्टी सिक्योरिटी के समक्ष एक चुनौती देखती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मदरसों में जिस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं कि मुस्लिम युवाओं को किस तरीके से उनके अंदर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को भरने का प्रयास किया जाता है, किस तरीके से उनको वॉयलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, और आगे चलकर फिर वही लोग कहीं ना कहीं देश में एक तरीके का जो सौहार्द है उसको खत्म करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और जो फंडिंग इन मदरसों को आती है, चाहे वो पंजीकृत हैं या अपंजीकृत हैं, उनमें जो फंडिंग आती है उसको किस तरीके से मिसयूज किया जाता है। हालांकि जो पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रमोट करना, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना, लेकिन मदरसों में महिलाओं को, लड़कियों को तो एंट्री ही नहीं है। और एजुकेशन को प्रमोट ना करके जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज हैं, जो बहुत वायलेंट एक्टिविटीज हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बहुत कट्टरपंथी विचारधारा है, एक जो बहुत जिहादी विचारधारा है, उसको इंडल्ज करने का, उसको प्रमोट करने का काम मदरसों में किया जाता है। तो मैं समझती हूँ और बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि कहीं ना कहीं मदरसों पर रोक लगाई जानी चाहिए, और जो मुस्लिम युवा है उसको मदरसों की बजाय एक्चुअली में स्कूल्स में जाकर जो रियल एजुकेशन है उसको गेन करना चाहिए, और अपनी रोजी रोटी, अपने विकास, अपने व्यक्तित्व के विकास और अपने परिवार और अपने समाज के विकास पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो कट्टरपंथी नेता है मुस्लिम समाज में, वो मुस्लिम समाज को बहकाने का और उनको बहकाने के सहारे समाज में जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का, और इस पूरी प्रक्रिया के चलते जो देश की एकता, अखंडता है, देश की सुरक्षा है, उसको चुनौती देने का काम करते हैं। तो बेसिकली अभी जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर भी सवाल है। नील दुबे साहब, सवाल आपसे कर लेता हूं। नील दुबे जी, अब क्योंकि मुफ्ती साहब, क्योंकि ये मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष है उत्तराखंड के, तो जब इन्होंने बताया कि थ्रेट ये नहीं है कि मदरसा का संचालन हो रहा, थ्रेट ये है कि उसका डेटा नहीं है। अब जो भी मदरसा जो पंजीकृत नहीं है, अब वो क्या अपनी शिक्षा में क्या परोस रहा है किसी को पता नहीं है, वो कैसी शिक्षा दे रहा है। अब रेणु कीर जी ने कहा कि वो एक्सट्रीमिस्ट यानी कट्टरपंथी विचारधारा को प्रमोट करे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मदरसे का टैग लगा लिया उसने। अब ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये मुसलमान ही अंदर से उसको चला रहा हो, क्योंकि अगर कोई पंजीकृत नहीं है तो उसको हम नहीं कह सकते कि कौन चला रहा है। ना उसका चलाने वाले का पता, ना शिक्षा का पता, ना बच्चे कौन है, कहां से है, इसका कुछ पता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाता है। नील दुबे साहब। बिल्कुल, जैसा अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि मदरसों की जो हालत बताई कि 2 कमरों में मदरसा चल रहा है, ये आप उस मदरसों में जाने वाले करिए, मान लीजिए आप मुसलमान या इस्लाम धर्म को मानने वाले, उनके पुरुष समाज से बिलोंग करने वाले जो बच्चे जा रहे हैं, ये उनके साथ अन्याय है, ये उनकी दुर्दशा बन रही है। उनको शिक्षा क्या मिलेगी? आप जब आपके पास जो शिक्षक हैं वो कैसी शिक्षा दे रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है, ये तक नहीं पता है। कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे हैं, ये तक आपको नहीं पता है। फंडिंग कहां से हो रही, ये तक नहीं पता है। आप क्या कर रहे हैं वहां, वो पूरी संदिग्ध स्थिति में है। और फिर जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, अभी करीब 80 के आसपास मदरसों पे कार्रवाई हुई, और जिस तरीके से वहां लोग बाहर सड़कों पे आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जो वैध मदरसे चलाए जा रहे हैं उनपे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अवैध मदरसे पे जब कार्रवाई हो रही है तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते या पंजीकृत नहीं है, कोई डेटा आपके पास नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल संदिग्ध स्थिति में हैं। आप ही जान लीजिए कि देश के लिए आप खतरा है। वहां क्या हो रहा है वो किसको पता है कि कब उसमें से कोई ऐसी में आ जाए जो हमारे समाज के लिए घातक बन जाए। आपके ऊपर किसी की मॉनिटरिंग नहीं है। आप वहां क्या कर रहे हैं ये देश को पता होना चाहिए। वहां के लोकल लोग जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां क्या चीज की जा रही है किसको पता है। अगर प्रशासन को वहां कंट्रोल करना है किसी भी स्थिति को, और उसको ही नहीं पता है कि कितने स्टाफ हैं, कितनी गतिविधि हैं, कितने पैसे दिए जा रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, आप उसमें पढ़ाएंगे भी क्या? उस पढ़ाई से आप वहां न तो शिक्षा है न तो शिक्षक है। इस न शिक्षा ही नहीं है तो फिर वहां आपका विकास क्या, डेवलपमेंट आप क्या कर लेंगे बिना शिक्षा के?
फिर वही आप मोची बनेंगे, वही आप पंचर बनाएंगे। देश में आप जो देश को पीछे ले जाने वाला जो भी काम होगा वो करेंगे, आप देश की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब करेंगे। तो जनसंख्या मिसलीड एक बड़ी परेशानी है। अगर हम ऐसी चीजों पर रोक नहीं लगाए तो शायद मिसलीड हो सकते हैं, मिसगाइड हो सकते हैं बच्चे। हाफिज अली अहमद साहब, अभी आपने सुना, सबसे पहले आपने मुफ्ती साहब को सुना होगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि करेक्ट वो करें। अब हाफिज अली अहमद साहब, आप मुझे बताइए कि जिसका डेटा नहीं है, जिसका पंजीकरण नहीं है, अगर उसके पास अवैध फंडिंग हो रही हो, कोई अवैध प्रोपोगेंडा वो चला रहा हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी नहीं, मदरसे के खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए? जब आप, अच्छा ये अगर मैं बात करूं हाफिज अली अहमद साहब, तो ये परेशानी हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चे जाएंगे, आप ही के बच्चे जब जाएंगे, उनको अगर गलत शिक्षा दे दी गई कि आपने घर से भेजा अच्छी मंशा से, बच्चा पढ़ने जा रहा है, लेकिन वहां कुछ ऐसे लोग जिनको प्रॉपर एक प्रोपोगेंडा के लिए फंड किया गया है, वो अगर ऐसी शिक्षा देंगे, आपको थोड़ी ना पता चलेगा। बच्चा तो वही सीखा जो अध्यापक सिखा रहे। और अगर ये सब होता है तो लगता नहीं कि बहुत बड़ा थ्रेट है? जैसे रोहित भाई, ये जांच के विषय है, जांच होना चाहिए। मैं जांच के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मगर जो मदरसे से हर चीज मदरसे से जोड़ दिया जाता है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि पंचर वाला बनेगा, ये बनेगा। अरे मदरसे से बहुत बड़े बड़े लोग अपने देश के लिए काम किए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है, मौलाना आजाद है, बहुत सारे हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये शब्द इस्तेमाल करने के भाईचारे को खराब करना है। हाँ, जांच के विषय है तो जांच के लिए मना नहीं करता। कोई आज तक जांच हुआ है, चाहे मस्जिद में कोई सर्वे हुआ है, कोई मना किया है? यही बस एक की वजह से सारों को लिपेटा जाता है, ये गलत है। नील दुबे रेणुका जी जी अभी बोल रही थी मैम कि वहाँ कट्टरपंथी सिखाया जाता है। मैं भी मदरसा में पढ़ा हूँ, आज तक तो मेरे को कट्टरपंथी किसी ने सिखाया नहीं। बस यही सिखाया कि भाई सबसे मिलजुल के रहो, देशवासियों से, कोई भी धर्म के मानने वाले, सबकी इज्जत करने वाले बनो, एक दूसरे से कंधे मिला मिलाकर आगे बढ़ने वाले बनो, और इसी से देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, नील दुबे साहब जवाब दे रहे हैं आपका, बोलिए नील दुबे साहब। जी, इन्होंने कहा कि मैंने उस पर कहा, तो मैंने जिस कारण कहा, आपके साथ देखिए दिक्कत क्या, आपने कहा कि मैंने मदरसे से पढ़ाई की है। तो मदरसे से पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, आप तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वैध पे हो रही है कि अवैध पे हो रही है। दूसरी बात, मैंने कहा कि जब शिक्षा ही नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो फिर वो देश पे उसका आर्थिक भार सब बिगड़ना है। तो आप उस चीज को समझिए कि जो शिक्षा मिल रही है, मेरा सवाल उस पर कि शिक्षा मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। और जब शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, रोजगार करेंगे तो भाई छोटे मोटे रोजगार करेंगे। अंतर रोजगार है ही नहीं आपके सरकार के पास, ये बताइए ना, रोजगार कितना है? 2 करोड़ रोजगार के लिए बोले थे, आज तक मिला? जितनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके 5 साल काट रहे हैं। अरे आप ही का धर्म गुरु बोलते हैं संख्या बढ़ाओ घटाओ। अच्छा, हमारे धर्म गुरु नहीं बोलते हैं। आप मदरसों के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं क्या मुस्लिम युवाओं को? नहीं, हम तो हमारे लिए आप टेंशन मत लीजिए। देशवासियों जो मदरसे से नहीं, कॉलेज स्कूल से बढ़ के, उनके लिए दो ना। टेंशन क्यों न ले, हम लोग तो सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हमें तो सबकी चिंता है, हमारी नजर में तो कोई नहीं है। हाँ, लेकिन जरूर ये सोचेंगे कि अगर हमारे खिलाफ कहीं कोई स्थिति बनेगी, चाहे राष्ट्र के खिलाफ हो, चाहे देश के खिलाफ हो, चाहे किसी भी तरीके से वो राष्ट्र के नुकसान में होगा, तो हम तो वहां जरूर बोलेंगे। अच्छा, मणिपुर जल रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है मणिपुर जल रहा है? ठीक है, वो मणिपुर मुद्दे पर आएंगे हाफिज अली अहमद साहब। अब हम मुद्दे पर ही बात करना चाहेंगे, मुफ्ती साहब से सवाल। देश के मुद्दे है ना, मुद्दे पर मैं वापस लाना चाहूंगा आप सभी को। डॉक्टर रेणुकीर जी, मैं इस मुद्दे पर वापस लाना चाहूंगा। मुफ्ती साहब से सवाल है मेरा, मुफ्ती साहब से सवाल है, आ रहा हूँ। नील दुबे साहब आ रहा हूँ, नील दुबे साहब आ रहा हूँ मैं, एक बार मुफ्ती साहब से सवाल कर लूं फिर आ रहा हूँ। मुफ्ती साहब, आपके अंतर्गत तमाम मदरसे आते हैं, पूरा बोर्ड आप देख रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप जब देखते हैं कि अवैध मदरसे जो है संचालन में लाए जा रहे हैं, और आपको, क्योंकि अभी हाफिज अली अहमद साहब शायद अभी मुद्दे से अलग बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि आप तो सारा मदरसा बोर्ड देख रहे हैं। आप बताइए, कितनी परेशानी आपको खुद होती है जब आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो संचालन में है लेकिन उसका डेटा तक नहीं है, तो आपको कितनी परेशानी होती है? क्योंकि ये मुद्दा मुझे लगता है कि पर्सनली तो आप ही को ज्यादा परेशान कर रहा होगा। नहीं, मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ सारे समाज के लोगों को, और जो पैनल में हमारे पैनलिस्ट हैं उन्हें भी मैं इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड राज्य की सरकार एक आदर्श सरकार है, और उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है।
और देवभूमि की एक अलग वो है, वो सबको अपने अंदर समोए हुए है। ये तपस्वियों की स्थली है और यहाँ का आचरण हमारा देवभूमि के अनुरूप ही होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से तमाम चीजों को सुचारू रूप से वो लेकर के चले हैं, आज तक किसी के साथ भी भेदभाव नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी उनका जो विजन है कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, उसे उत्तराखंड राज्य भली भांति आगे बढ़ा। और अभी मैं आपको ये बताऊं कि हमने अभी विगत दिनों हमने लगभग बहुत सारे मदरसों को हमने जो है मान्यता दी है, जिनके मानक पूरे थे, नॉर्म्स पूरे थे, हमने उन्हें मान्यता दी। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी मैं पिछले दिनों जब हमारा एग्जाम हो रहा था, जिसमें हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने रिजल्ट दिया, 96% से ज्यादा वो पास हुए एनसीईआरटी पढ़ते। और एनसीईआरटी अब तक सिर्फ वो धार्मिक एजुकेशन पढ़ते थे। आज उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उन बच्चों के चेहरों के ऊपर जो खुशहाली और जो मुस्कुराहट हमने देखी, उन्हें लगा कि भाई ये बच्चे हमारा भी अच्छा फ्यूचर होगा। तो वो ये कार्रवाई मुसलमानों के हित में है, ये मदरसों के छात्रों के हित में। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप आइए, नियमित रहिए और नियमित आप डिसिप्लिन का रास्ता इख्तियार कीजिए। और अनडिसिप्लिन जो है वो किसी धर्म का भी हिस्सा नहीं है, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो या अन्य धर्म हो। धर्म तो सबके सब ये सिखाते हैं कि आप एक अच्छे रास्ते पर चलें। जैसे आप कहेंगे कि खैरन नासी मय्यन फौ नास, तुम में सबसे अच्छे वो है जो लोगों के लिए भलाई का काम करे। आज अभी मैं देख रहा था, किसी पहले कहा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार हैं। उसी का अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो अल खल्क़ु अयालुल्लाह है, तमाम कुनबा। हमारी बहन जो अभी बोल रही थी, हमारी सगी बहन है और हमें एक दूसरे के रिश्तों की पवित्रता को जानना है। और ये तब जानेंगे जब हमें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी। मैं ये बात दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो लोग अनियमितता का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। धर्म का पालन करिए तो अपने स्टेट और अपने राष्ट्र से खुद ब खुद मोहब्बत करनी आ जाएगी। और ये मोहब्बत करना तो हजरत मोहम्मद साहब जो पैगंबर हैं और जिनकी सब इज्जत करते हैं, उन्होंने तमाम जितने भी रिफॉर्म के काम किए हैं पूरी दुनिया उसे सराहती है। मैं समझता हूं उन्होंने जब ये कहा कि जिस अपने वतन से मोहब्बत मेरी सुन्नत है, यानी जो मैंने काम किया अपने वतन से मोहब्बत करने का, आप भी अपने वतन से मोहब्बत करिए। तो हम मदरसा बोर्ड को एक ऐसा आधुनिकता की तरफ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सारे मदरसे अन्य मदरसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन कराएं। और अभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आपसे एक बार बार कह रहे हैं कि अपना आप रजिस्ट्रेशन हमें दिखा दीजिए ला करके, हम आपकी सील खोल देंगे। बिल्कुल, मतलब आपको तो आखिर ये बात समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है समाज? मुफ्ती साहब सवाल ये है कि इसलिए नहीं कर रहा है, मैं आपसे कहता हूँ बड़ी विडंबना के साथ कि इसलिए कहना चाह रहा हूं ये बात कि क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर कार्यकाल था, इन्हें वोट बैंक बनाया रखा। उस वोट बैंक की धारणा के कारण ये अपने आप को नियमित नहीं कर पाया। अभी ऐसा लगता है सवाल करता हूं आपसे, मुफ्ती साहब एक सवाल करता हूं आपसे, मुझे ये बताइए कि जो एक बड़ा सवाल इस पूरे प्रोसेस के अंदर निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं अगर हम छोटी सी भी सोच रखें और इसमें पूरे जितने भी यहाँ पंजीकृत मदरसे नहीं है, एक खतरा यह है कि उनको फंड हो रहा है, अवैध फंडिंग हो रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना? हाँ, मैं पहले भी मैंने ये कहा, अभी मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हमारे आय के और हमारे खर्च के रजिस्टर भी होने चाहिए और डे बाय डे होना चाहिए। हमने ये देखा जब हमने मदरसों में हम गए हैं, बहुत सारे मदरसों में गए, हमने उन्हें चेतावनी भी दी, उनके बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, अच्छी बेंचें बैठने के लिए नहीं है। तो हमने उनसे कहा, जो हम पिछला हमारा एग्जाम हो रहा था, कि हम वहां से सेंटर हम कैंसिल करेंगे जहां हमारे बच्चों को बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है। हमारी बच्चियां जो यानी छात्राएं, चलो छात्र, अब पहली बात तो है कि छात्र को भी सम्मानजनक जगह मिलनी चाहिए। हमारी जो छात्राएं थी वो नीचे बैठ करके एग्जाम दे रही थी। तो हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार जो है वो निरंतर कोशिश कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि बगैर किसी भेदभाव के, मैं ये बात कह सकता हूं आने वाले दिनों में ये लोग देखेंगे कि मुसलमानों को खास तौर से ये सरकार वोट बैंक नहीं मानती है। और उन लोगों ने वोट बैंक की धारणा से इनका ऐसा मिजाज बना दिया कि ये तो
जो मैं समझता हूं कि अगर इस्लाम को ठीक है फॉलो मुफ्ती करते साहब, मुफ्ती और साहब, इस्लाम ठीक की है, जो आपने एजुकेशन कहा, को आपने जो कहा इसको लेकर मैं आगे बढ़ूं तो हाफिज साहब, जो भी मुफ्ती साहब कह रहे थे, कितने हद तक आप उनसे सहमत हैं इस पूरे विषय पर, और इन तमाम बयानों पर जो मुफ्ती साहब ने कहा, किस हद तक आप सहमति है, मैं जानना चाहता हूं। देखिए रोहित भाई, हमारे मुफ्ती साहब हमारे बड़े हैं, उनके बहुत मैं आदर करता हूं, उनके बात से बहुत सहमत हूं, बहुत अच्छे बात कर रहे हैं। हम कहा, हम तो चाह रहे हैं जांच के विषय हो, जांच हो, जहां अवैध मदरसे चल रहे हैं उसको अपना सरकार से मिलजुल के, और जो भी कमेटी मिलजुल के देख के उसको रजिस्टर करा के चलाएं। मैं इनके साथ पूरा सहमत हूं उनकी बातों से। आप कह रहे थे कि निशाना बनाया जा रहा है, अब आप कह रहे हैं कि आप सहमत हैं। हाँ जी जी, देखिए इस आड़ में उस मदरसे को निशाना ये बनाया जा रहा है। कौन से मदरसे का नाम? सही बोल रहा हूँ साहब हमारे साथ मौजूद है, वो जवाब दे देंगे तुरंत, नाम लीजिए। भाई तो अभी मेरे भाई बोल रहे थे मदरसे से कट्टरपंथियां निकल रहे हैं, ये सब बातें चल रही थी, हम सारे मदरसे को लेकर ना करें। नहीं, आप कुछ मदरसे हैं हाफिज साहब, ये इधर उधर की बातें नहीं, आप नाम बताइए किस मदरसे में ऐसा हो रहा है, किसको निशाना बनाया जा रहा है। मुफ्ती साहब अध्यक्ष है, वो बैठे, वो जवाब दे देंगे। अब जवाब जी, हाँ जवाब नहीं होगा शायद। ये परेशानी है, ये परेशानी हाफिज साहब, ये परेशानी है, ये बहुत बड़ी परेशानी है आज की डेट में कि हमारे पास जब जवाब नहीं होता हम इधर उधर की बात करने लग जाते। ठीक है, आप सोचिए, आप गूगल कीजिए, मैं वापस आ रहा हूं। डॉक्टर रेणुकीर, आपसे सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर रेणुकीर जी, अभी लगातार जो मुद्दा उठ रहा है कि अवैध फंडिंग हो सकती है, और ये जाहिर सी बात है, मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास उसका संचालन नहीं है, हम उसको देखरेख नहीं कर रहे हैं, हमारे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो कोई भी उसको कांटेक्ट करके अवैध अपने तरीके से फंड कर सकता है। और अवैध फंडिंग अगर हो रही है तो ये कैसे शिक्षा के क्षेत्र में और उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में किस तरह की परेशानियां ये भी खड़ा कर सकती है अवैध फंडिंग, और अवैध फंडिंग कितनी नुकसानदायक हो सकती है अगर हम मदरसे के ही सेक्टर से उसको बात कर लें। देखिए बिल्कुल, अवैध फंडिंग किसी भी क्षेत्र में, या यहाँ सिर्फ मदरसों की बात नहीं, किसी भी क्षेत्र में अवैध फंडिंग होती है, मुझे लगता है वो सरकार का, राज्य का समक्ष, उसकी सुरक्षा के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती है। और क्योंकि मदरसे मुस्लिम युवाओं को, हालांकि वो क्लेम करते हैं कि हम एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बहुत ही बाल्यावस्था से, एक बहुत ही 4 या 5 साल की उम्र से वहां पे मुस्लिम युवाओं को बुलाया जाता है और उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, कट्टरपंथी बनाया जाता है, धार्मिक शिक्षा के नाम पर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की जी, ये कौन सा मदरसे में होता है, ये बताइए मेरे को। कौन से मदरसे में नहीं, पूछिए इनसे कौन से मदरसे में होता है, आप बताइए बेटा, बताइए कौन से मदरसे में होता है। में लगभग पूरे यूपी में लगभग 4000 मदरसे जो अपंजीकृत है। हाँ, यूपी सरकार ने उनको पकड़ा। अकेले गोंडा में लगभग 200 मदरसे ऐसे हैं जो अपंजीकृत है। अगर उन मदरसों में सही मायनों में एजुकेशन दी जा रही है तो कौन ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो गैर कानूनी रूप से वहां पे फंडिंग कर रहे हैं। हाँ, और अगर वो मदरसे वाकई में एक डाटा है गैर कानूनी से फंडिंग हो रही है, भूमिका प्ले कर रहे हैं, तो वो एक लीगल तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से वहां पर फंडिंग क्यों नहीं है? कि आप ये तो समझते होंगे ना, इलीगल फंडिंग का मतलब क्या है। इतनी एजुकेशन तो शायद आपके मदरसों में आपको दी जाती होगी। हाँ, पंजीकरण क्या होता है, रिकॉग्निशन क्या होता है, इलीगल फंडिंग क्या होती है। हाँ, जिसका कहीं आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। ऐसी फंडिंग को, ऐसे पैसे को आप कहाँ यूज कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। और अगर आप सही काम कर रहे हैं, आप संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से सही काम कर रहे हैं, तो आपको अपना डेटा मेंटेन करने में क्यों परेशानी है, आप मुझे ये बताइए। हाँ, और वो पैसा आप एजुकेशन के नाम पर किन गतिविधियों पर यूज कर रहे हैं। मदरसों में आपको इतनी बेसिक एजुकेशन, इतनी बेसिक बुद्धि तो मुझे लगता है दी जाती होगी, या सीधा सिर्फ इस्लाम के अलावा जितने भी धर्म हैं उनको आप काफिर की तरह देखिए, यही सिखाया जाता है। हाँ, कि बाकी सब काफिर हैं और आप उनको मारो, उन पे पथराव करो, उनको कश्मीर जैसे अपनी भूमिका से जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज हैं, जो सनातनी हैं, उनको भगा दीजिए। हाँ, यही सब आप केरला में कर रहे हैं। आप जबरन लव जिहाद कर रहे हैं, आप जबरन
कन्वर्जन करा रहे हैं हिंदू महिलाओं का। डॉक्टर रेणुकीर्ति जी, कुछ एक्सट्रीमिस्ट की आपने बात की, मदरसों में ठीक है डॉक्टर मुस्लिम युवाओं को बरगलाने का काम नहीं किया जाता है क्या आपके मदरसों में? डॉक्टर रेणु जी, आप उन तमाम एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हो जो कि शिक्षा के नाम पर लोगों को आप डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं नील दुबे साहब के पास जा रहा हूं, फिर वापस आऊंगा आपके पास। नील साहब, मैं आप जानना चाहता हूं, क्योंकि अब मुद्दा इतना बड़ा है, मुफ्ती साहब लगातार इसको लेकर स्टेटमेंट्स बता रहे हैं कि कितनी परेशानियां उनको भी हो रही है, संचालन कर रहे हैं वो तो खैर, पूरा तो उनको बहुत परेशानी होती है। मैं एक स्ट्रक्चर जानना चाहता हूं कि अब हम देखते हैं कि मदरसों के लिए जो फंड आता है, जो सेंटर से आता है या स्टेट गवर्नमेंट से आता है, उसके लिए सबसे जरूरी होता है पंजीकरण होना या गवर्नमेंट से कनेक्शन होना। तो जाहिर सी बात है, अगर कनेक्ट नहीं है, अगर वेरिफिकेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है फंड नहीं आएगा। फंड नहीं आएगा तो संचालन कैसे होगा, उसका इनकम सोर्स कहां से आएगा? अगर बच्चों से भी मानकर चलिए, अगर वो पैसे हालांकि नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर ले भी तो क्या लगता है कि उससे संचालन करना बड़ा मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेगा ही ना कि ना सरकार पैसा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट से जब पैसा मिल नहीं रहा है तो संचालन कहां से हो रहा है, कौन पैसे दे रहा है? और मुफ्ती साहब पैसे देंगे नहीं, क्योंकि मुफ्ती साहब के पास भी उनका डेटा नहीं है, मुफ्ती साहब से उनका कनेक्शन नहीं, तो पैसे कौन देता है? ये जाहिर सी बात है, पूरा चेन जो है, इस पर सवाल उठने चाहिए नील दुबे साहब। बिल्कुल, और ये बिल्कुल भयावह स्थिति बन जाएगी अगर ये चीजें इस तरीके से फलती फूलती और बढ़ती रहें। आप ये देखिए कि सरकार की जो आपने अभी वो बताई स्थिति कि स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर फिर मुफ्ती साहब को बताया कि पंजीकरण होना ही हमें तय करता है कि हमारे पास संख्या कितनी है, हमारे उस पर खर्च कितना होगा, अनुमानित लागत कितनी हो सकती है, और एक पैरेलल व्यवस्था सरकार की व्यवस्था है। आप उसमें क्या कर रहे हैं कि एक पैरेलल व्यवस्था आप अपनी बना रहे हैं। नहीं, सरकार एक तरफ, हम अपनी सरकार खुद चलाएंगे, अपनी शिक्षा खुद देंगे। अभी तो खैर आप मदरसे में फंडिंग करा रहे हैं, कहां से हो रहा है ये तो जांच का विषय है, और निश्चित जांच में अगर पकड़ा जाएगा तो सामान्य स्थिति नहीं आएगी। कहीं न कहीं इसकी फंडिंग देश की नहीं, विदेश से भी इसके तार जुड़े नजर आएंगे। तो आप अभी शिक्षा पे ही आप मदरसा चला रहे हैं, क्या पता धीरे धीरे आप जो है वहां असलहा बनाया जाता, उसके लिए भी फंडिंग की जा रही हो। क्या क्या जब सरकार को पता ही नहीं है कि उसके पैरेलल कोई व्यवस्था जो चल रही है, जो कहीं बाहर से भी फंडिंग की जा रही है, तो क्या कुछ हो सकता है इसका अंदाजा। ले लो हाफिज साहब से जवाब ले लो। हाफिज साहब, अब आप इस पर, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए कि अभी आप जो कह रहे थे, आप मुझे बताइए, जब सेंटर से कनेक्ट नहीं, स्टेट से कनेक्ट नहीं, तो फंड कहां से आ रहा है? जी, ये जांच के तो विषय है, मगर ये जो हमारे मुसलमान भाई यही चंदे देते हैं, यही चंदे को चलता है जो मदरसे है। अगर जांच के विषय है तो मैं जांच के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आइए हम मिलकर जांच करा रहे हैं, मैं साथ हूँ। आप जवाब देने में थोड़ा सक्षम लग रहे हैं मुझे हाफिज साहब, इसका जवाब मैं मुफ्ती साहब से लेना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, मैंने कोई गलत सवाल तो मेरे हिसाब से पूछा नहीं होगा अगर मैंने चेन की बात की है, जो चेन होती है कि मदरसा अगर पंजीकृत है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट से एड मिलती है और फिर सेंटर से भी मिलती है, ये गलत तो नहीं मुफ्ती साहब? हाँ, नहीं, आपको जरा थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ मैं जी। हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हम मदरसों को कोई एड नहीं देते। अच्छा, आप नहीं देते, बट आपके पास पंजीकरण तो होना चाहिए ना डेटा का? हाँ, बस उसका जो है, एक तो हम उनके एग्जाम कराते हैं और उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं वो उसकी व्यवस्था वो करते हैं। मगर इसमें जो एक पहलू है वो ये है कि जो भी आपकी आमदनी है उसका आपको खर्च का ब्यौरा रखना पड़ेगा, आपको ऑडिट कराना चाहिए, कराना पड़ेगा, और जो जरूरी है। अच्छा मुफ्ती साहब, जो कनेक्ट ही नहीं है, जिसका वेरिफिकेशन नहीं है, वो खर्च का ब्यौरा कहाँ से दे देगा? हाँ, वही मैं आपसे इसीलिए हमने किया कि ये जो देखिए अभी ये बातें आ रही हैं, मैं आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों से कुछ वर्षों से ये चीजें आ रही हैं कि ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। मैं आपको ये वाजे करूं कि मदरसे राष्ट्रवादी विचारधारा को उन्हें जीना चाहिए, और हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर जब से मैंने चार्ज लिया है, हमने ये कहा था कि हम राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और सारे धर्मों में सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र नहीं है तो कहाँ होगा धर्म और कहाँ होंगे धर्माचार्य। हमारे राष्ट्र का मजबूत होना और राष्ट्रवादी विचारधारा का मजबूत होना ये अति आवश्यक है। मैं समझता हूँ इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं, सिख और ईसाई नहीं, हम भारतवासियों को इसके ऊपर इस पर तो कोई समझौता किया ही नहीं जा सकता और ना ही करना चाहिए कि राष्ट्रीय जो सरोकार है वो हमारे लिए प्रायोरिटी पर पहले नंबर पर है। बिल्कुल, और यही वजह है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जब से मोदी जी आए हैं, आप यकीन करिए कि आप उनसे मतभेद कर सकते हैं, मगर इसमें आपका मतभेद नहीं हो सकता कि वो एक राष्ट्र को एक सम्मानजनक स्थिति में लेकर आए हैं। और अब रह गई बात ये कि क्योंकि
वोटों से सरकार बनती है डेमोक्रेसी के अंदर, तो कुछ लोगों ने इन्हें मुसलमानों को इसलिए अशिक्षित शिक्षा से दूर किया, अशिक्षा का अभाव उनके अंदर पैदा किया कि ताकि ये वोट बैंक बने रहे। अभी मेरे दोनों पैनलिस्टों ने बात की, हाफिज साहब भी बैठे हैं, तो मैं ये बात का निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि हमें जानकारी होनी चाहिए। मैं आज ये बात कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मतलब मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, संवेदनशील हैं, कि वो उत्तराखंड राज्य के हर नागरिक के लिए उनकी संवेदनाएं हैं। वो किसी भी वक्त पर, किसी भी मौके पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर फायदा पहुंच रहा है हमारे राज्य के अंदर या देश के अंदर तो मुसलमानों को पहुंच रहा है। मैं आपको अभी एक अपने उत्तराखंड एक मिसाल दे रहा हूं। अभी मैं एक मदरसे में हम निरीक्षण के लिए गए, तो वहां के संचालकों के साथ हमने, वहां अन्य मुसलमान भी बैठे थे, तो हमने पूछा भाई आपको किसी योजना में कोई भेदभाव हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमें सारी योजनाएं मिल रही है। और एक नौजवान उठता है, वो बड़ी मासूमियत के साथ एक बात कहता है कि सर अगर मेरी माँ को पैरालाइज हुआ, हमारे पास आयुष्मान कार्ड ना होता तो हम अपनी मां को नहीं बचा सकते थे, आज हमारी मां हमारे साथ है। तो अभी देखिए कि गरीबों को फायदा पहुंच रहा है, और सरकार जो है जन कल्याणकारी कार्यों को ही आगे बढ़ाती है। और इसमें भी जो कार्रवाई के अंदर ये भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं है, बल्कि हमें नियमित करने के लिए है, वोट बैंक की धारणा से बाहर निकालने के लिए है कि आप इस प्रदेश के, देश के नागरिक हैं, और ये बच्चे हमारे प्रदेश के और हमारे देश की हमारे जो ये भावी भविष्य की हमारी ये पीढ़ियां हैं, ये आप इनमें से कौन एपीजे अब्दुल कलाम बने, कौन जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। आज हमारे प्रथम राष्ट्रपति हमारे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, महामहिम पहले वो मदरसे के पढ़े हुए थे। और आपको मैं बता दूं कि मदरसे का मतलब है पाठशाला। पाठशाला को ही मदरसा बोलते हैं। तो हम इन पाठशालाओं में ऐसा इंतजाम करने का हम प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि भाई ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, जिसे कांग्रेस ने अपने 60 साल कार्यकाल के अंदर बना करके और भाजपा और आरएसएस के। अंतिम सवाल मेरा मुफ्ती साहब आपसे ये है कि एक परेशानी ये हो रही है, लोग इसको लेकर ज्यादा क्योंकि चिंता में आ गए, क्योंकि उनका कहना है कि रमजान का महीना है, रमजान के महीनों में अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमारे मदरसों को तोड़ा जा रहा है। तो ये बड़ा चिंता बन गई उनके लिए कि रमजान के महीने में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि एक्शन तो एक्शन है, रमजान का महीना हो या नवरात्रि हो, कुछ भी हो, तो इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ तो 360 दिन में कुछ ना कुछ रहता ही है। हर एक धर्म के त्योहार रहते हैं, फेस्टिवल रहते हैं। और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई जो कार्रवाई पिछले 1-1.5 साल से बराबर जो है वो चेताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि आप अपने आप को नियमित करिए। और नियमित करने में आपको दिक्कत क्या है? आप ये बताइए कि आपका डिसिप्लिन में रहना तो आपका धर्म भी सिखाता है, हमारा धर्म भी सिखाता है। और इसी तरह से जो हमारा संविधान है वो संविधान की हमें मर्यादा में रहने की बात करता है। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके जरिए से, हम मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। आपको एक बात बताएं कि ये सारी चीजें, ये जो वोट बैंक के लिए जो विपक्षी दल अन्य तरह की बातें कर रहे हैं, वो इसमें सफल नहीं होंगे। इसलिए कि मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं, अनेकों मेरे पास फोन कर रहे हैं। मैं उन्हें आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अपने कागजात को दुरुस्त करिए, जो परेशानियां आपको आई है वो खत्म हो जाएगी। अपने कागज दिखाइए, बहुत जरूरी वेरिफिकेशन कराना, उसको लेकर आपने अपील की है। और क्योंकि समय की समाप्ति, शो का रिवाज है डॉक्टर रेणुकीर जी, मैं चाहता हूं कि शो की क्लोजिंग में अक्सर मैं चाहता हूं 4 पंक्तियां अर्ज की जाए, जिससे कि तहजीब जो है गंगा जमुनी तहजीब वो बनी रहे और आपसी भाईचारे को लेकर सौहार्द जो है बना रहे। 4 पंक्तियां चाहता हूं मैं अमन की आपसे, अगर 4 पंक्तियां अगर आप अर्ज कर पाए आज। देखिए, बिल्कुल हमारा भारत का जो आदर्श है वो श्री राम है, जिन्होंने कहीं ना कहीं किस तरीके से समाज में सौहार्द का, किस तरीके से आपसी भाईचारा, हर वर्ग बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के, और हिंदू धर्म का जो मूल आधार है वो तो है ही सर्वधर्म समभाव। हमारा जो आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व के कोने से जहां से भी जो लोग आए, हमने तो सबको बहुत फुल हार्टेडली, पूरे हृदय के साथ स्वीकार किया है। बट मुझे लगता है जितने भी सारे वर्ग हैं उनको भी सनातन धर्म या समाज के सभी धर्मों को उसी एक सहिष्णुता के साथ, उसी एक प्यार प्रेम के साथ देखना चाहिए,
सामाजिक सौहार्द बना रहे और किसी मदरसे या किसी धर्म विशेष को प्रमोट करने की बजाय मैं मानती हूँ कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, आप संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करें और देश के विकास में एजुकेशन के माध्यम से और आपकी व्यक्तिगत जो भी योग्यता है उसके माध्यम से योगदान देने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेणु कीर जी, मुफ्ती समून कासमी साहब, हाफिज अली अहमद साहब, नील दुबे साहब, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती समय दिया, अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम धर्म अधर्म, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रहे एक्शन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि रमजान के महीने में इस तरह का एक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, साल में जितने भी दिन होते कुछ ना कुछ होता और ऐसे एक्शन लेने होंगे, जरूरी है वेरिफिकेशन कराना, और वेरिफिकेशन को लेकर ही ये सारा मुद्दा उठा हुआ। तो फिलहाल धर्म अधर्म में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TV100। धन्यवाद।